हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको कक्षा 12th के फिजिक्स के सेकंड पार्ट का भी लेक्चर दे रहा हूं, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें अगला जो थियोरेटिकल पार्ट है हमारा वो प्रिज्म है। ठीक, तो आज हमें जो है प्रिज्म पर ही चर्चा करनी है, प्रिज्म के बारे में ही जानना है। ठीक, तो छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं कि पहले भी आपने 10वीं में प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, वही यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम कहानी, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहली कहानी ये है कि प्रिज्म क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक, तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है, इस आकार का होता है, इस आकार का कुछ प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर होता है। और उसको 3D बनाने की कोशिश करें तो वो ही प्रिज्म कुछ हमारा इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये जो है हमारा एक तरह का प्रिज्म है। इसी टाइप से प्रिज्म की स्ट्रक्चर होता है, इसी टाइप से प्रिज्म बना रहता है। बस वो कांच का होता है तो थोड़ा 3D स्ट्रक्चर दिखता है, अच्छा लगता है। ट्रायंगुलर पार्ट होगा इसमें, ये इस आकार का होगा। कहीं कहीं पे आप इसे बुक में इस टाइप से भी आपको मिल सकता है कि ये छोटा सा हिस्सा इधर दिखाएंगे और एक और छोटा सा हिस्सा इसके ऊपर दिखाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके इसको इससे मिलाते हैं। ये वाला टर्म ये हुआ और ये बना। ठीक, तो इस टाइप से भी प्रिज्म जो होता है ये हमारा बना होता है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रिज्म यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये आपने इस आकृति का इस टाइप का एक देखा होगा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं स्लैब। ठीक, इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा जो टर्म है ये स्लैब है, ये इस टाइप से होता है। तो मैंने आपको एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर बताया जो आपने देखा होगा, और एक स्लैब बनाया है जो इससे भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस टाइप से आपने जाना होगा। तो ये जो होता है प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म का कार्य कर सकता है। ये जो टर्म है ये भी स्लैब का कार्य कर सकता है और प्रिज्म का भी कार्य कर सकता है, ये भी प्रिज्म का कार्य कर सकता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि प्रिज्म खासतौर पर होता क्या है कि एक साइड से किरण जाती है और दूसरी साइड से निकल जाती है, मतलब इस तरीके से कुछ निकलती है। तो आप अगर कुछ सोच कर देखें कि जो अगर हम इस वाले हिस्से को मान लें, इस वाले हिस्से को अगर इसको मैं मानना शुरू करूं, तो जो अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर यहाँ से किरण जाएगी तो यहाँ से मुड़कर फिर वापस ऐसे निकल जाएगी। ठीक, अगर आप इस ठीक से देखें तो अगर मैं इतना काट दूँ, यहाँ से इतना निकाल दूँ, तो ठीक ये भी हमारा एक तरह का प्रिज्म ही बनेगा। अगर मैं यहाँ से इसे काटता हूँ तो ये भी हमारा एक तरीके से प्रिज्म ही बनता है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से ये भी इस टाइप से प्रिज्म ही निकलेगा हमारा। यहाँ से काटेंगे इतना टर्म तो भी प्रिज्म जैसा दिखेगा हमारा, यहाँ से काटेंगे तो भी प्रिज्म जैसा दिखेगा, और यहाँ से काटेंगे इसे तो भी हमारा प्रिज्म जैसा ही दिखेगा। ट्रायंगुलर पार्ट इसमें भी निकलेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब क्या होता है कि प्रिज्म होने की कंडीशन है कि जिस सतह से आप किरण को अपवर्तित कराते हैं वो कुछ किसी ना किसी एंगल पर झुका होना चाहिए, बस समांतर नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो है अगर इन दोनों पृष्ठ को हम पकड़ लें तो ये हमें पैरेलल दिखाई देते हैं, ये जो टर्म है ये हमें पैरेलल दिखाई देती है, ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ से किरण ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी सी इस तरीके में, फिर ऐसे निकलेगी। तो ये जो दोनों पृष्ठ हैं ये किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो प्रिज्म में ये सबसे बड़ी कहानी होती है कि जो अपवर्तक सतहें होती हैं वो किसी न किसी कोण पर झुकी रहती हैं। ठीक, जो अपवर्तक सतहें होती हैं ये किसी न किसी कोण पर झुकी रहती हैं। ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे। ये किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है, ये भी किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है। सभी के सभी टर्म इसमें से किसी न किसी कोण पर झुके हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं केवल इसकी बात करूँ, ये वाला टर्म ये आगे और ये वाला टर्म पीछे, तो अब ठीक से देखेंगे तो एक टर्म आगे है और दूसरा टर्म पीछे है, एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हैं। तो अगर इसको उठा लें और एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो ये दोनों समांतर हैं। तो ये वाला हिस्सा और ये इसके पीछे वाला हिस्सा की बात कर रहा हूँ, ये दोनों समांतर लगेंगे और ये स्लैब जैसे ही कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इधर से किरण आएगी यहाँ से इस टाइप से, और ये दोनों किसी न किसी कोण पर झुके हैं तो ये इधर से निकलेगी। तो इस टाइप से जो होगा उसे हम प्रिज्म कहते हैं, और जो समांतर होता है उसे हम स्लैब कहते हैं। ठीक, तो आपको ये इसमें थोड़ा सा समझना था। फिर आता है कि इसको आसान भाषा में हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसको आसान भाषा में दर्शाने के लिए, आसान रूप से दर्शाने के लिए सिंपल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, या कोई भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे प्रिज्म को दर्शाने के लिए हम सिंपल इस टाइप के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ये जो है हमारा एक टाइप का प्रिज्म है। ठीक, फिर दूसरी बात आती है कि इसमें प्रिज्म कोण कौन सा कहलाता है। तो अधिकतर होता क्या है कि छुट्टे कहेंगे कि ये वाला हमारा प्रिज्म कोण है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रिज्म कोण जो होता है इसकी कुछ शर्तें होती हैं।
ठीक है, प्रिज्म कोण हम किसे कहेंगे? प्रिज्म कोण होता क्या है कि अगर एक साइड से किरण आ रही हैं और 2 बार अपवर्तन होकर एक जगह से निकल रही हैं तो उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर एक किरण यहाँ से इस तरीके से आई, अपवर्तित होकर यहाँ पे गई और यहाँ से निकली, तो ये 2 सतह से किरण अपवर्तित हुई है। एक वाला ये सतह है और एक ये सतह है, ठीक, एक ये सतह है और एक ये सतह है, 2 सतह से अपवर्तित हुई हैं। तो ये जो 2 सतहें जिस कोण पर झुकी रहती हैं उसी को प्रिज्म कोण कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक किरण यहाँ से कुछ ऐसे आए, इधर से यहाँ पर ये ऐसे मुड़े और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए, तो उस टाइम पर ये दोनों सतह काम कर रहे हैं और ये इस कोण पर झुके हैं, तो इसको हम प्रिज्म कोण कहेंगे। ठीक, ऐसे अगर यहाँ पर किरण भेजे तो यहाँ से निकलेगी इस तरह करके, ठीक, इस तरह करके निकलेगी, तो ये 2 सतह से हुआ है, यानी कि प्रिज्म कोण ये कहलाएगा। यानी कि प्रिज्म कोण कुछ 2 सतहों से घिरा रहता है, जिन 2 सतहों पर अपवर्तन होगा उन्हीं के वजह से प्रिज्म कोण बनता है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले होता है कि हम प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पदार्थ होता है। प्रिज्म एक प्रकार का समांगी पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें सभी अपवर्तक सतह रहती हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिज्म कोण किसे कहेंगे? तो प्रिज्म में जिन 2 सतहों से अपवर्तन होता है वो जिस कोण पर झुकी रहती हैं उसी कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, प्रिज्म में जिन 2 सतहों पर अपवर्तन होता है वह जिस कोण पर झुकी रहती हैं उसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। और इन दोनों पर होगा तो ये प्रिज्म कोण कहेंगे, इन दोनों पर होगा तो ये वाला प्रिज्म कोण कहलाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रिज्म कोण को हम डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते, पहले किरण कहाँ से आपतित होती है, कहाँ से निर्गत होती है, उसके बेस पर ही हम प्रिज्म कोण को बता सकते हैं। ठीक, तो जिन 2 सतह से ये अपवर्तन होगा वो जिस कोण पर झुके होंगे उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर आता है कि इसका बेस क्या होगा। तो प्रिज्म कोण के सामने जो तल होता है उसी को बेस कहते हैं, उसी को आधार कहा जाता है, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक, फिर आता है कि अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि जिस पर आकर प्रकाश टकराएगी और अपवर्तन के पश्चात निकल जाएंगी उनको अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, इसमें 2-3 पॉइंट आपको ऐसे समझना था। ठीक, तो प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, मैंने आपको ये दोनों डिस्कस कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं इससे आगे, जो कि आपका सबसे पहला ही डेरिवेशन होता है, आपको विचलन कोण का मान निकालना होता है। ठीक, विचलन कोण का आपको वैल्यू बताना होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि विचलन कोण हमें बताना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, विचलन कोण बताएंगे, इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक, इस टाइप करके हम इसे दर्शाया करते हैं। प्रिज्म में विचलन कोण क्या कहलाता है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए कि आप इस तरीके से सीधा जा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से आप सीधा गए और अपने ये आपका वास्तविक पथ है, लेकिन आप किसी वजह से इधर मुड़कर आप जाने लगे इधर, ठीक, इधर जाने लगे, तो जो ये वाला कोण बनता है, ये वाला, इसी को हम विचलन कोण कहते हैं, इसी को विचलन कोण कहा जाता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं और किसी वजह से ऐसे मुड़े तो ये भी आपका विचलन कोण है। वास्तविक पथ को देखा जाता है, तो ये आप इधर जा रहे थे और ये आप इधर मुड़ गए, फिर थोड़ी देर बाद इधर मुड़ गए। ठीक, तो अपने वास्तविक पथ से आप कितना मुड़े हैं उसी को विचलन कोण कहते हैं। और इसी को जैसे हम पीछे कर देते हैं तो ये यहाँ पर ये मिलता है और इसी को विचलन कोण कहा जाता। और इसको आगे खींचेंगे तो ये भी विचलन कोण ही है। तो अगर हमें टोटल विचलन निकालना होता है तो इसको मान लेते हैं Δ1 और इसको मानते हैं Δ2। तो टोटल इस पथ से निकालते हैं तो ये मिलता है हमें Δ1 प्लस Δ2, यानी कि टोटल विचलन ये होता है। यानी कि आप किसी पथ पर चल रहे होते हैं, उस पथ से आप कितना डिग्री घूम जाते हैं, कितना कितना मुड़ जाते हैं, उन सभी का योग विचलन कोण कहलाता है, जो प्रिज्म में हमें निकालना होता है। ठीक, तो आपको पहले ओरली लेकर चलूँगा मैं, धीरे धीरे आपको समझना है, बस बाद में करवाना शुरू करेंगे इसमें। तो विचलन कोण में आपको पहले जनरली बताता हूँ कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, समझना है पहले। मान लेते हैं कि विचलन कोण की हमें गणना करनी है और इसके लिए मैंने एक प्रिज्म बना लिया ये। ठीक, ये हमारा बड़ा सा प्रिज्म है, समोसा जैसा लग रहा है, ये प्रिज्म कहेंगे इसे। मान लिया हमने कि एक किरण यहाँ पर आकर इस पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक, यहाँ पर आपतित होती है, तो प्रिज्म का जो माध्यम होगा वो तो सघन होगा और प्रिज्म के जो बाहर माध्यम होगा वो हमारा माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। ठीक, ये विरल, ये सघन, फिर विरल आ जाएगा इधर चल के, तो ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक, होता क्या है कि जब प्रिज्म से या कोई प्रकाश की किरण
वायु से या किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब का मतलब 90 डिग्री, यानी कि इस सतह का 90 डिग्री तो विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब यानी कि इस सतह पर पहले हमें अभिलंब बनाना है, यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जैसे हमने परावर्तन और अपवर्तन में कर रखा है वैसे ही करना है। तो ये बना लिया मैंने एक 90 डिग्री का कोण, इस पर ये 90 डिग्री है। ठीक, तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इस किरण को जाना चाहिए था इधर, इस साइड पे, लेकिन ये अपने वास्तविक पथ को छोड़कर थोड़ा सा विचलित होकर ये कुछ इस तरीके से चलने लगती हैं। यानी कि इसका वास्तविक पथ था ये, लेकिन ये जाने लगी इधर, क्योंकि अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये वाला अभिलंब है, जाना चाहिए था इधर, ये इधर झुक गई, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी विचलन हुआ है। तो इस विचलन को हम दर्शाते हैं डेल्टा 1 से। मैं बताऊंगा अभी डेल्टा 1 क्यों दर्शाया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे इस पृष्ठ पर आएगी, इस पृष्ठ पर आने से दोबारा सघन से विरल जाएगी, यानी कि फिर अपवर्तन होगा। यानी कि जब सघन से दोबारा विरल जाएगी तो हमें इस सतह पर फिर से एक अभिलंब खींचना होगा, और जैसे इस सतह पर अभिलंब खींचेंगे हम, ठीक, ये अभिलंब खींच लिया हमने। तो अब क्या होता है कि सघन से विरल में निकलने पर अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये अभिलंब से, इससे, इसको m मान लेते हैं, इससे दूर हट जाती है, इससे दूर हटती हैं। तो ये तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन दूर हटाएंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके से जाना शुरू हो जाएगी। तो जो ये तो अभिलंब हुआ, ये इसका दूसरा वास्तविक पथ तो कितनी विचलित हुई, तो इसको कहते हैं डेल्टा 2। लेकिन ये तो हमारा अलग अलग पथ पर है, इसके लिए विचलन डेल्टा 1, इसके लिए विचलन तो डेल्टा 2। तो कुल कितना विचलन, इसी को निकालने के लिए जब हम इसको पीछे खींचते हैं यहाँ पर, तो ये इस अपने ये पहले वाले पथ से ये इतना मुड़ जाती है, इतना मुड़ जाती हैं। तो जो यही होता है ये वाला हिस्सा, इसी को हमें टोटल विचलन कहना होता है, यानी कि डेल्टा बराबर में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये निकल कर आता है। ठीक, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और उसे निकालेंगे कैसे, तो आई और आर के टर्म में। ठीक, करते हैं कैसे हैं ये ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण के लिए हमने मान लिया आई। ठीक, क्या मान लिया, आई मान लिया। ये विरल से सघन जाने पर अपवर्तन हुआ है, तो इसको कहते हैं हम R1। क्या कहते हैं, R1। जो ये वाला टर्म होता है ये, इसको मानते हैं R2। ठीक, और जो ये अभिलंब के साथ जो इतना कोण बना है ये टोटल, इसको ई से दर्शाते हैं, इमर्जेंट कहते हैं, निकलने वाले, निर्गत वाली। तो इसको हम ई से दर्शाते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, बदल लग रहा है ये। ठीक, ये m है हमारा और ये डेल्टा है। ठीक ना, तो इसको इमर्जेंट कहते हैं। ये टोटल जो होता है, ये टोटल, इसको इमर्जेंट, निर्गत कहते हैं। इसे ई से दर्शाया जाता है। ठीक, इसे हम और किताबों में देखेंगे तो ई से या I2 से भी दर्शाया जाता है, और जब उसे I2 कहेंगे तो ये हमारा I1 हो जाता है। ठीक, तो ये I1 I2 R1 R2 जो ये वाला हिस्सा होता है, क्योंकि इसी सतह पर दोनों बार अपवर्तन हुआ है, तो इसको हम प्रिज्म कोण यानी कि A कहते हैं। और इसको अपने से हम कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे इस बिंदु को मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं अपने से Y। ठीक, ये हमने इतना आपको टोटल बता दिया इसमें। अब करना क्या होता है कि इसमें हमें डेल्टा की टोटल वैल्यू निकालनी होती है, इसकी विचलन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, तो करते कैसे आप थोड़ा सा देखते जाइएगा। ठीक, जैसे हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा की वैल्यू अभी मैंने कहा था यहाँ पर कि विचलन कोण जो डेल्टा है वो दोनों का योग, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को हल करने पर आता है। इन दोनों को हल करने पर आता है। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को जब हल करेंगे, इसकी वैल्यू जब मिलेगी तभी टोटल वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक, अच्छा, तो हमें डेल्टा 1 निकालना है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, इस किरण को मान लीजिए P, यहाँ पर मान लिया Q, यहाँ पर मान लिया R और इधर मान लिया मैंने S। ठीक, तो P Q R S हमने एक किरण मान ली है। अब करना कैसे है हमें, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये विरल मान लेता हूँ, लिख देता हूँ सिंपल भाषा में। अब करना क्या है हमें, तो ठीक से देखना है, इन दोनों को ठीक से देखना है, ये वाला टर्म। तो अगर इन दोनों को मैं ठीक से देखूँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये मुझे शीर्षाभिमुख लगते हैं। ये दोनों हिस्से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा शीर्षाभिमुख है। यानी कि लिखेंगे चूंकि कोण PQN बराबर है कोण YQX। क्यों बराबर है, तो शीर्षाभिमुख की वजह से ये बराबर है। शीर्षाभिमुख की वजह से ये बराबर है, मैंने ये कहा। तो जब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण यानी कि I1 बराबर है इस पूरे कोण के, इस वाले कोण के। इसमें दो कोण आते हैं, यानी कि ये डेल 1 और R1, यानी कि डेल्टा 1 प्लस R1 हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हमें डेल्टा वन की वैल्यू मिलती है क्या, तो I1 माइनस R1। ठीक, ये हमें डेल्टा वन की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक, तो हमने डेल्टा वन की वैल्यू निकाल ली। अगर और डेल्टा टू की वैल्यू निकाल लें तो हम डेल्टा आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमें डेल्टा टू भी निकालना है, और ऐसे जैसे यहाँ पर काम हुआ वैसे यहाँ पर भी होने वाला है। तो जब इसको करेंगे हम, इसमें देखेंगे तो ये वाला टर्म जब देखेंगे पूरा, ये वाला ये हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये और ये हिस्सा, तो ये भी शीर्षाभिमुख है। तो कोण YRX यानी कि ये टर्म पूरा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा आ जाएगा इसमें। ठीक, ये पूरा हिस्सा है हमारा। तो ये ध्यान देना है कि ये टोटल हिस्सा E है। टोटल हिस्सा क्या है, E, ये पूरा E है, और इसमें डेल्टा टू है, इसमें ये R2 है, इसका हमें पता नहीं है। थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, जैसे देखिएगा ये वाला हिस्सा R, ये वाला हिस्सा Y और ये वाला हिस्सा X, और इसके बीच में एक लाइन है छोटी सी जिसको हमने R2 कहा है। इसी को आगे तक बढ़ाते हैं तो ये M होता है, M, और ये जो होता है हमारा S होता है, ये वाला S होता है, और इसके बीच में जो ये टर्म होता है ये डेल्टा टू होता है, और ये जो है पूरा E है। ऐसे मैंने बना दिया। तो ठीक से देखिए यहाँ पे बच्चा कि अगर केवल इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, ये और ये, तो अगर ये डेल्टा टू है तो ये वाला भी क्या होगा, डेल्टा टू होगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि अगर ये डेल्टा टू है तो ये भी टर्म भी क्या होगा, ये भी डेल्टा टू होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें YRX में देखना है, YRX में, तो कोण YRX बराबर होगा, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, तो इस पूरे के, यानी कि MRS के, कोण MRS के ये बराबर होगा। अब कोण MRS क्या है, तो टोटल E है, ये पूरा ही E है, तो यानी कि MRS की वैल्यू तो E है। इसी को क्या कहते हैं, तो I2 कहते हैं। अपने समझने के लिए I2 कहते हैं। इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, इसकी टोटल वैल्यू तो डेल्टा टू प्लस R2, यानी कि डेल्टा टू प्लस R2। तो मान लेते हैं कि हम केवल I2 से, क्योंकि अधिकतर किताब में I2 ही देता है, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा टू का मान निकालें तो I2 माइनस के R2 होता है। तो ये मिला हमें डेल्टा टू की वैल्यू। ठीक है, हमने डेल्टा टू की वैल्यू निकाल ली। तो डेल्टा टू की वैल्यू क्या आई, तो I2 माइनस R2, ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक, हमें निकालना था कुल विचलन, और कुल विचलन की वैल्यू है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन का मान मिला, डेल्टा टू की वैल्यू मिल गई, ये दोनों पुट करेंगे, इसमें सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कुल विचलन निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू लिखेंगे, और डेल्टा वन की जो वैल्यू है वो I1 माइनस R1 है, यानी कि डेल्टा बराबर में I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा टू की वैल्यू I2 माइनस R2, यानी कि ये रहा I2 और ये रहा माइनस R2। ठीक, तो डेल्टा बराबर में I1 प्लस I2, और इसे बंद करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो माइनस R1 माइनस R2, ये बना हमारा। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लेंगे तो ये R1 प्लस R2, ये मिला हमें। ठीक, ये कंडीशन मिला हमें, डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। लेकिन इसमें अक्सर होता क्या है कि ये R1 और R2 का मान हम जल्दी नहीं निकाल पाते, तो इसको छोटा करने के लिए इसमें थोड़ा सा और खेल खेलना पड़ेगा। समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, ये वाला टर्म ठीक से देखिएगा, ये A है, ठीक, ये R है, ये वाला टर्म Q है, और ये जो डॉटेड मिला है ये वाला हिस्सा, तो ये वाला इसको ऐसे मिलाने पर ये R1 और ये R2, और इसको जो वैल्यू है ये Y है और ये A है। ठीक, हमने ये मान लिया। आपको सोचना क्या है कि ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री, यानी कि ये अभिलंब है, अभिलंब यानी कि इस रेखा पर 90 डिग्री है, यानी कि जो ये अभिलंब है ये इस रेखा पर टोटल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक से देखिए, ऐसे रेखा है, ये अभिलंब है तो ये 90, तो ये भी 90, क्योंकि अभिलंब है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, ये पूरा हिस्सा कितना है, तो 90 डिग्री। तो हम कहेंगे क्या, यहाँ से ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर कर देते हैं उसी टर्म को कि कोण A प्लस, समझना है कोण A, और ये जो पूरा हिस्सा ये कितना हो जाएगा 90, ये वाला हिस्सा 90, यानी कि 90 डिग्री प्लस ये कोण Y प्लस दोबारा कितना यहाँ पर मिलेगा, हमें अभिलंब के साथ करेंगे तो 90, यानी कि ये 90, और चतुर्भुज है AQYR, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का जो कोण होता है वो 360 होता है। सॉल्व करेंगे तो कोण A, कोण नहीं दर्शाते, सिंपल A लिख देते हैं, A प्लस Y
बराबर 90 90 180 360, यानी कि 180 इधर जाएगा तो ये 180 बचेगा। ठीक, तो a प्लस वाई बराबर कितना मिला हमें? 180 मिला। तो ये हमने इस त्रिभुज से, इस चतुर्भुज से किया। ठीक, लेकिन अगर इस थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, ये वाला टर्म हटा दें, तो ये जो बचा केवल हमारे पास, ये एक ट्राइंगल बना। अगर ये ट्राइंगल बना है, यहाँ से ये ट्राइंगल बना है, तो R1 प्लस R2 प्लस ये जो कोण है y, ये त्रिभुज को मिलाकर हमें क्या मिलेगा? तो हमें 180 मिलेगा। और R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस वाई में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं y को इधर कर दूं तो ये 180 माइनस वाई बराबर कितना होगा? a, यानी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी मिल गई? a मिल गई। ठीक, जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा साफ सुथरा करना है और देख देख कर समझ कर ये करना होता है। ठीक, सब खेल यहीं पर है, थोड़ा सा बस ये समझना होगा, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो डेल्टा बराबर में I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? a आई, जो कि प्रिज्म कोण है। तो ये जो होता है ये विचलन कोण के लिए फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक, तो ये हमारा प्रिज्म पर था कि कैसे हम डेल्टा की वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस a लाएंगे। बस थोड़ा सा आपको बारी बारी से एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देकर समझना होगा। ठीक, फिर एक इसमें टर्म आता है जो कि अल्पतम विचलन का बात करता है। ठीक, अल्पतम विचलन के बारे में हमें इसमें समझना होता है। अल्पतम विचलन किसे कहते हैं, बस आपको ये जानना है। तो ये एक प्रकार का केस होता है जिसे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव किया था। ठीक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, ध्यान देना, इस मेरी बात को ध्यान सुनना है, कि जो विचलन कोण होगा, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था। ठीक, एक्सपेरिमेंट किए, उनको पता चला कि हाँ ऐसा होता है। तो उन्होंने देखा क्या कि इस प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन यानी कि न्यूनतम विचलन कोण तभी होगा, न्यूनतम कोण अल्पतम विचलन, न्यूनतम विचलन तभी होगा जब ये I1, इस वाले हिस्सा I1 और ये वाला हिस्सा I2 की वैल्यू बराबर होंगी। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता चला कि जब इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर होते हैं तभी विचलन कोण जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर I1 और I2 बराबर नहीं होंगे तो जरूर विचलन कोण इनके न्यूनतम मान से अधिक हो जाता है। तो ये वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जब I1 और I2 बराबर होंगे तभी अल्पतम विचलन कोण आएगा, यानी कि सबसे न्यूनतम विचलन कोण हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये उन्होंने कहा। तो अल्पतम विचलन का कंडीशन बनता है यहाँ से कि अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए, ठीक, कैसे निकालेंगे अल्पतम विचलन कोण? ठीक, हमें अल्पतम विचलन कोण मालूम करना है और इसे कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। तो इन्हें क्या कहा कि I1 और I2 जब आपस में बराबर होंगे, I1 और I2 जब आपस में बराबर होंगे तो अल्पतम विचलन कोण होगा। तो जब I1 और I2 बराबर हो जाते हैं तो R1 और R2 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, आप इसे करके दोबारा देख सकते हैं कि अगर I1 बराबर होगा, I1 और I2 बराबर होंगे तो R1 और R2 भी आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज का नियम लगा करेंगे वो आपसे निकल जाएगा। तो R1 और R2 आपस में बराबर होंगे और ये किसके बराबर मान लेते हैं? R के, इसको भी किसके बराबर? तो I के बराबर। सिंपल भाषा करने के लिए I बराबर में I1 I2 और R1 बराबर में R2 बराबर में R2 हम सिंपल मान लेते हैं। तो जो विचलन कोण का मान आया डेल्टा, ये अल्पतम विचलन के लिए, तो अल्पतम विचलन के लिए हम इसे डेल m से दर्शाना शुरू करते हैं कि चूंकि हमें अल्पतम विचलन निकालना है तो अब डेल्टा ना रखकर हम डेल्टा m रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? तो I1 प्लस I2, यानी कि I1 के जगह भी I, I2 की जगह भी I माइनस a। तो I और I क्या बना? 2I, और जो माइनस a, तो a की वैल्यू तो R1 प्लस R2 है, तो R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी R, तो R 2R, तो डेल्टा m बराबर में 2I माइनस के 2R मिलता है। ठीक, अब होता क्या, अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल में I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा m प्लस a बराबर 2I आता है। ठीक, 2I, तो अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा डेल्टा m प्लस a बटा 2। ये किसका मान मिला हमें? I की वैल्यू मिली। ठीक,
और अगर r की वैल्यू निकालनी हो तो चूंकि जानते हैं कि r1 प्लस r2 बराबर क्या होता है a, जो कि हमने अभी प्रूफ किया था। r1 की वैल्यू भी r, r2 की वैल्यू भी r, ये a के बराबर। तो जो 2r बराबर a होगा तो r की वैल्यू a बाई कितनी हो गई, 2 होगी। तो ये हमने r की वैल्यू निकाल ली, ये हमने i की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब कहेंगे i और r क्यों निकाला है हमने, तो हमें अल्पतम विचलन कोण निकालना है, जो कि हमने i का मान निकाल लिया और r का मान निकाल लिया। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तभी हमें अल्पतम विचलन कोण मिलेगा। अब इसके लिए अगर इस पर अगर स्नेल का नियम लगा दें, क्योंकि इस दोनों में ही अपवर्तन हुआ है, और इस पर स्नेल का नियम लगाना शुरू कर दे, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन i बटा साइन r, साइन i बटा साइन r किसके नियम से, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक, साइन i बटा साइन r ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, तो अगर इधर एयर का अपवर्तनांक होगा हवा का, ये प्रिज्म का, तो n1 हवा का मान लेते हैं, n2 प्रिज्म का मान लेते हैं, तो n2 बाई n1 करने पर n निकल कर आता है। ठीक, तो n ये हमारा निकल कर आया। अगर साइन i की वैल्यू रख दें, i की, तो डेल्टा साइन i की वैल्यू डेल्टा m प्लस a बाई 2 और साइन r की वैल्यू साइन a बाई 2 ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा अपवर्तनांक की वैल्यू निकल कर, इस टाइप से भी हम अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला बनता है जो कि और छोटा हो जाता है कि यदि प्रिज्म पतला हो, जो प्रिज्म हो आपका, जो प्रिज्म आपको दिया गया हो, अगर वो प्रिज्म पतला हो, तो जैसे लेंस मेकर सूत्र में कहा गया है कि अगर प्रिज्म लेंस पतला हो तो साइन i के बराबर, साइन r के बराबर, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि अगर लेंस जो है, प्रिज्म जो है, अगर वो पतला है, प्रिज्म अत्यंत पतला है, तो उसको भी कह के कि पतला है तो कोण छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन i कब, जब कोण छोटा होगा तब, और कोण कब छोटा होगा, तो जब प्रिज्म पतला होगा तब कोण छोटा होगा। तो प्रिज्म पतला होगा तो a की वैल्यू अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक, तो साइन i किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, और साइन r किसके बराबर होता है, तो साइन r के बराबर हो जाता है। तो जब वैल्यू रखेंगे वहाँ पे, तो साइन i के बराबर, यानी कि i बट्टा r बराबर n होगा। i की वैल्यू क्या आई, तो डेल m प्लस a बाई 2 बटा a बाई 2 बराबर n। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये मिलेगा डेल m प्लस a, और इस a से इसको गुणा करेंगे तो ये an बनेगा। ठीक, यानी कि डेल m बराबर an माइनस a, अगर a कॉमन लेंगे तो n माइनस 1, ये डेल्टा m। ये अल्पतम विचलन कोण का सबसे आसान फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये सभी के सभी प्रिज्म से ही संबंधित हैं। ये प्रिज्म से, अब अगर आपको एक बार में स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो आप स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक, सबसे आसान तरीका यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और